तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको जानकारी दे दूं कि ये वीडियो केवल उन्हीं बच्चों को देखना है जो रीट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, चाहे आप रीट लेवल 1 की तैयारी कर रहे हो, चाहे लेवल 2 की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप दोनों लेवल की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप सबको पता है कि आपके साइकोलॉजी के अंतर्गत एग्जाम में 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपको 30 ऐसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कंप्लीट कराने वाला हूं जो बार बार प्रीवियस ईयर में इतनी बार रिपीट हो चुके हैं, उन्हीं क्वेश्चनों को घुमा घुमा करके पूछा जाता है। तो उन 30 क्वेश्चनों की बात करने वाला हूं। प्रत्येक क्वेश्चन का मैं 360 सॉल्यूशन कराऊंगा, मतलब कि उस क्वेश्चन को कैसे कैसे घुमा करके अभी तक एग्जाम में पूछा जा चुका है, उसके ऑप्शनों से कौन कौन से क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में बन चुके हैं, वो सारा मैं डिटेल में बात करने वाला हूं। तो अगर आपने पिछली क्लासें नहीं देखी हो तो पिछली 19 क्लासें कंप्लीट करा चुका हूं ठीक इसी प्रकार से, और आज अपनी ये 20वीं क्लास है जिसके अंतर्गत अपन 30 क्वेश्चनों की बात करने वाले हैं। तो अगर आपने पिछली क्लासें नहीं देखी हो तो अपने चैनल पर जाना, वहां पर साइकोलॉजी के नाम से या मनोविज्ञान के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां पर के जाकर के पिछली 19 क्लासें जरूर देख लेना, आपको कंठस्थ याद हो जाएगा मैटर। ठीक है, तो बिना किसी देरी के आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। ठीक है, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 391। आप सबको पता है कि 1000 क्वेश्चनों की अपनी श्रृंखला चल रही थी, जिसके अंतर्गत प्रीवियस ईयर के 1000 क्वेश्चन में आपको वीडियो के माध्यम से कंप्लीट कराऊंगा। पिछले 19 वीडियो के अंतर्गत मैं 390 क्वेश्चन कंप्लीट करा चुका हूं, आज 391 से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन और इस पीडीएफ का 391वां क्वेश्चन, कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। यह परिभाषा इतनी बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है, ध्यान रख लेना। जब आप अभिप्रेरणा वाला चैप्टर पढ़ते हो, ध्यान रख लेना, जब आप मोटिवेशन वाला चैप्टर पढ़ते हो तो उसमें अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने बहुत सारी परिभाषाएं दे रखी है, लेकिन यह परिभाषा हर बार एग्जाम में पूछी जाती है कि किसी भी काम को स्टार्ट करना और उसको कंटिन्यूस रखना यानी जारी रखना, और उसको नियमित करने की प्रक्रिया, उसको नियंत्रित, यहाँ पे नियमित नहीं होगा, नियंत्रित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, उसको अभिप्रेरणा कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है, अभिप्रेरणा या मोटिवेशन कहा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 392, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। ध्यान रख लेना, जब बाल विकास वाला चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था और प्रौढ़ावस्था होती है, और इन अवस्थाओं की विशेषताएं एग्जाम में पूछी जाती है। 100% यहाँ से 2 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं रीट एग्जाम में। ठीक है, तो इन विशेषताओं को जरूर याद रख लेना। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि शैशवावस्था की विशेषता नहीं है, मतलब कौन सी विशेषता नहीं है, तो नैतिकता का होना। बिल्कुल पहला ही गलत हो गया भाई साहब, छोटे बच्चों में शैशवावस्था का मतलब हो गया 0 से 2 वर्ष। ठीक है, फिर 3 से 5 वर्ष तक क्या माना जाता है, उसको पूर्व बाल्यावस्था मानी जाती है। 3 से 6 वर्ष तक क्या मानी जाती है, पूर्व बाल्यावस्था। तो शैशवावस्था मतलब 0 से 2 वर्ष। अब 0 से 2 वर्ष में उस बच्चे को क्या पता रहेगा, नैतिकता का नहीं होता, बिल्कुल भी नैतिकता नहीं होती, मतलब कि क्या सही है क्या गलत है, बड़ों का आदर करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ऐसा कुछ भी उसको पता नहीं रहता है, तो नैतिकता का होना इसमें गलत बात हो जाएगी। ठीक है, दूसरों पर निर्भरता, बिल्कुल छोटे बच्चे दूसरों पर निर्भर होते हैं शैशवावस्था में। शारीरिक विकास की तीव्रता, बिल्कुल ध्यान रख लेना, यह क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सी अवस्था में शारीरिक विकास तीव्र होता है, तो शैशवावस्था में होता है। शैशवावस्था में सबसे तेज होता है, फिर बाल्यावस्था में कम हो जाता है, फिर किशोर अवस्था में तेज हो जाता है। ध्यान रख लेना, शैशवावस्था और किशोर अवस्था में सबसे ज्यादा शारीरिक विकास तेज होता है। ठीक है, इसके अलावा मानसिक विकास की तीव्रता, बिल्कुल सही बात है। देखो, अगर शैशवावस्था की बात करें तो मानसिक विकास और शारीरिक विकास सबसे तेज होता है, ध्यान रख लेना, इसमें नैतिकता बिल्कुल भी नहीं होती है। ठीक है, आगे बढ़ते भाई साहब, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 393, ध्यान आकर्षित होने में की प्रमुख भूमिका होती है। बताओ भाई, आपके पास 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शनों को आराम से देख लो और आप मुझे ये बताओ कि ध्यान आकर्षित होने में किसकी सबसे ज्यादा भूमिका होती है, उद्दीपन की तीव्रता की, या फिर उद्दीपन की उपादेयता की, या फिर उद्दीपन की विश्वसनीयता की, या फिर उद्दीपन की सक्रियता की। देखो, उद्दीपन का मतलब हो गया कोई भी चीज आपको आकर्षित कब करेगी, जब उस उद्दीपन की तीव्रता होगी, मतलब कि बहुत ज्यादा आकर्षित तभी कर पाएगी जब उसकी तीव्रता होगी। ये मान लो कि पास में कोई डीजे बज रहा है रात को, ठीक है, आवाज मतलब डीजे बजाना स्टार्ट कर रहा है वो, ठीक है, और उसने साउंड अभी तक स्टार्ट नहीं किए, तो अगर वो लाइट लगाएगा, लाइटों को जलाएगा, तभी तो डीजे वहां पे दिखेगा, बिना साउंड के तो, ठीक है, अंधेरे में तभी तो दिखेगा। मतलब कि कोई भी चीज तीव्र होगी तभी तो वो दिखाई देगी। उद्दीपन की तीव्रता ही क्या करती है, हमारा ध्यान आकर्षित करती है। क्या करती है, ध्यान आकर्षित करती है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 394, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन है भाई, विस्मृति कम करने का उपाय है भाई साहब, ये क्वेश्चन तो हर स्टूडेंट की दिक्कत है भाई साहब। विस्मृति का मतलब होता है भूलना,
भाई साहब पढ़ते हैं भूलते जाते हैं, पढ़ते हैं भूलते जाते हैं। तो कई बच्चों की दिक्कत होती है, वो पूछते हैं विस्मृति कम करने का उपाय बताओ सर। मतलब कि मैं एक बार याद कर लूँ उसको कभी भूल ही नहीं पाऊँ, तो उसका उपाय क्या है? अब देखो साइकोलॉजी आपको उपाय बता रही है, ऑप्शन देखो। सीखने की कमी, सीखो ही मत हो, भूलोगे नहीं। सीखने की त्रुटिपूर्ण विधि, भाई सीखने की त्रुटिपूर्ण विधि, भाई आप गलत तरीके से सीख रहे हो इसलिए भूल रहे हो। पाठ की पुनरावृत्ति, भाई साहब एक ही इलाज है, और सारे टीचर क्या पूरा ब्रह्मांड यही कहता है कि कोई भी चीज़ तभी आपको याद रहेगी, आपको कंटस्ट तभी याद हो पाएगी, उसको बार बार नहीं भूल पाओगे जब आप उसका बार 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 रिवीजन करोगे, बार बार पुनरावृत्ति करोगे। ध्यान रख लेना, इसीलिए मैं आपको प्रत्येक क्वेश्चन में 360 सॉल्यूशन कराता हूं कि इस मनोवैज्ञानिक के इतने क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में बन चुके हैं। लगभग पूरी 19 क्लासों में मैंने प्रत्येक वैज्ञानिक की बात की है, थोंडाई की पूरी बातें बता रखी है आपको, इसलिए कराता हूं ताकि आपका बार बार रिवीजन हो सके, आपकी बार बार पुनरावृत्ति हो सके। उससे क्या होता है कि अपनी विस्मृति कम हो जाती है, अपन भूलते नहीं है उन चीज़ों को, ठीक है। आप एक बार कितना ही गहन अध्ययन कर लो, अगर आप उसका रिवीजन नहीं करोगे कल ही भूल जाओगे, ठीक है, 100% भूल जाओगे। लेकिन अगर आपको उसको 5 बार पढ़ लिया, चाहे स्पीड में ही पढ़ लिया, लेकिन आप उसको कंठस्थ याद रख पाओगे। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 395। क्वेश्चन नंबर 395, मानवतावादी सिद्धांत अधिगम से संबंधित इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? देखो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है एग्जाम में। भाई रोजर्स ने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो इन्होंने मानवतावादी सिद्धांत है, ठीक है। जैसे आप जानते हो गेस्टाल्टवाद थ्योरी होती है, संरचनावाद होती है, व्यवहारवाद होती है, उसी प्रकार मानवतावादी थ्योरी कौन सी किसने दी थी? ये रोजर्स ने दी थी। कॉल रोजर्स ने कौन सी दी थी? मानवतावादी थ्योरी। मानवतावादी एक विचारधारा है, यानी कि एक स्कूल है। मानवतावादी सिद्धांत किसने दिया था? रोजर्स ने दिया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब यहाँ पे ऑप्शन में दे रखा वाटसन साहब। वाटसन के कितने क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, एक बार फटाफट देख लो भाई साहब। सबसे पहले बात करें, वाटसन ने कौन सी विचारधारा दी थी? व्यवहारवाद। कौन सी दी थी? व्यवहारवाद का जनक किसको कहा जाता है? जेबी वाटसन को, ठीक है। इसका पूरा नाम क्या है? जेबी वाटसन, ठीक है। इसके अलावा वाटसन ने अपने छोटे से 11 माह के बच्चे पर एक प्रयोग किया था। उस बच्चे का नाम क्या है? अल्बर्ट है, उसका नाम है अल्बर्ट, ध्यान रख लेना। अल्बर्ट के ऊपर प्रयोग किया था, खरगोश वाला। वो खरगोश से डर रहा था बार बार, तो उस अल्बर्ट ने मतलब जो वाटसन था उसने प्रयोग किया था, और अल्बर्ट के दिमाग में से उस खरगोश के डर को निकाला था। तो ये जो पूछा जाता है एग्जाम में कई बार, भाई कितने माह का बच्चा था? 11 माह का बच्चा था, और कौन सा नाम था? अल्बर्ट नाम था। ये सारे क्वेश्चन वाटसन के। इसके अलावा मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान भी मानने वाला कौन है? वाटसन है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन वाटसन के अभी तक एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। रोजर्स का कौन सा क्वेश्चन हो गया? मानवतावादी सिद्धांत किसने दिया? रोजर्स ने दिया। पाउलाओ के क्वेश्चन आपको एग्जाम में बता चुका हूं मैं कई बार कि पाउलाओ रूस के रहने वाले थे, कुत्ते के ऊपर प्रयोग किया था। कौन सा सिद्धांत दिया था? शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया, प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत। इसके अलावा अनुबंधन का जनक किसको कहा जाता है? पाउलाओ को कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई साहब, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 396। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर कर दीजिए। वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक भी कर देना। पिछली 19 क्लासें नहीं देखी हो तो जरूर देख लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 396। वे शिक्षक जो विद्यालय आधारित आकलन के अंतर्गत कार्य करते हैं, मतलब कि ऐसे टीचर जो विद्यालय आधारित आकलन, विद्यालय आधारित आकलन का मतलब क्या होता है कि स्कूल लेवल पर अगर आप किसी बच्चे का असेसमेंट करते हो, तो वे शिक्षक जो विद्यालय आधारित आकलन के अंतर्गत कार्य करते हैं, उन्हें प्रत्येक शिक्षार्थी को प्रत्येक विषय में परियोजना कार्य देना पड़ता है। अगला ऑप्शन देख लेते हैं, शिक्षार्थियों के मूल्य और अभिवृत्तियों का आकलन करने के लिए रोजाना उनका सूक्ष्म अवलोकन करते हैं, या फिर व्यवस्था के लिए स्वामित्व की भावना रखते हैं? बिल्कुल नहीं, ऐसा तो नहीं होता। उन पर अधिक कार्य का बोझ रहता है, क्योंकि उन्हें सोमवार की परीक्षा सहित अवसर परीक्षा लेनी पड़ती है, अवसर परीक्षा लेनी पड़ती है। ये भी बिल्कुल नहीं है, बोझ तो नहीं रहता किसी तरह का। अब आपके पास दो ऑप्शन है, एक तो दे रखा है उन्हें प्रत्येक शिक्षार्थी को प्रत्येक विषय में परियोजना कार्य देना पड़ता है, शिक्षार्थियों के मूल्यों और अभिवृत्तियों का आकलन करने के लिए रोजाना उनका सूक्ष्म अवलोकन करना पड़ता है। ध्यान रख लेना, बच्चे के मूल्य, उनकी कीमत, उनकी अभिवृत्तियों, मतलब कि उनकी मनोवृत्तियों, उनकी मानसिक योग्यताओं, क्षमताओं, रुचियों, आवश्यकताओं, जरूरतों को ध्यान में रख करके बच्चे का रोजाना थोड़ा थोड़ा माइक्रो असेसमेंट करना चाहिए। सूक्ष्म अवलोकन करता है कौन? टीचर करता है, विद्यालय आधारित आकलन के अंतर्गत। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 397। क्वेश्चन नंबर 397 क्या कहता है? गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार वह कारक जो व्यक्ति के आत्मबोध में सबसे अधिक योगदान देता है वह हो सकता है। देखो ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा, क्योंकि आपके रीड सिलेबस के अंतर्गत जब आप बुद्धि वाला मतलब चैप्टर देखोगे, यूनिट देखोगे, उसमें अलग से लिख रखा है कि बहुबुद्धि सिद्धांत। बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया? भाई साहब गार्डनर ने दिया। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया? गार्डनर ने दिया।
तो ये पूछ रहा है कि गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार वह कारक जो व्यक्ति के आत्मबोध में सबसे अधिक योगदान देता है, संगीतमय, आध्यात्मिक, भाषाई या फिर अंतर्वैयक्तिक। ध्यान रख लेना, अंतर्वैयक्तिक कारक ऐसा होता है जो व्यक्ति के आत्मबोध, आत्मबोध का मतलब होता है खुद को जानना, आत्मबोध, आत्म प्लस बोध यानी कि खुद को जानना, स्वयं को जानना, तो कौन सा हो जाएगा, अंतर्वैयक्तिक। अंतर्वैयक्तिक जो गुण होता है उससे व्यक्ति आत्मबोध कर लेता है। ठीक है, आगे बढ़ते भाई साहब, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 398। कोहलबर्ग के सिद्धांत की मुख्य आलोचना क्या है? देखो साहब, कोहलबर्ग यानी कि यहाँ पे कहना चाहता है कोहलबर्ग, कोहलबर्ग ने कौन सा सिद्धांत दिया था? इन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। कौन सा सिद्धांत दिया था? नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? कोहलबर्ग ने दिया था। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, अब ये पूछ रहा है इसके बारे में आलोचना क्या है। कोहलबर्ग ने बिना अनुभव के आधार एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। कोहलबर्ग ने पुरुषों और महिलाओं के नैतिक तर्क में सांस्कृतिक विभिन्नताओं का ध्यान में नहीं रखा। इसके अलावा एक देखो ये रह गया, कोहलबर्ग ने प्रतिपादित किया कि नैतिक तर्क विकासात्मक होता है। देखो सबसे गलत बात तो वैसे सी ऑप्शन ही हो गया। कोहलबर्ग ने पुरुषों और महिलाओं के नैतिक तर्क में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को ध्यान में नहीं रखा। बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब आप कोहलबर्ग का सिद्धांत पढ़ोगे उसमें नैतिक विकास का सिद्धांत दिया गया है जिसमें 5 अवस्थाएं या 3 अवस्थाएं ऐसी बता रखी है। ठीक है, उसके अंतर्गत पुरुषों और महिलाओं के नैतिक तर्क जो होते हैं, लॉजिक होते हैं, ठीक है, उन सबका ध्यान रखा गया है। ठीक है, इसने पूछ रहा है ध्यान नहीं रखा गया, लेकिन ऐसा नहीं है, उल्टा बोल दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 399। प्रत्येक शिक्षार्थी अपने आप में अद्वितीय है, इसका अर्थ क्या है? मतलब कि अपन कहते हैं कि हर एक बच्चा अलग है, यूनिक है, तो इसका मतलब क्या है? किसी भी दो शिक्षार्थियों की योग्यता, रुचि और प्रतिभा समान नहीं होती है। ठीक है साहब, शिक्षार्थियों के गुणों में सामान्यता नहीं होती है, न ही उनके लक्ष्य समान होते हैं, सामान्य होते हैं। ठीक है साहब, सभी शिक्षार्थियों के लिए एक सामान्य पाठ्यक्रम संभव नहीं है। शिक्षार्थियों की क्षमता को विकसित करना असंभव है। तो ध्यान रख लेना भाई, अपन कहते हैं ना सभी बच्चे यूनिक है, इसका मतलब यही हुआ कि उनकी प्रत्येक किसी भी दो विद्यार्थी की योग्यताएं सेम नहीं है, रुचि सेम नहीं है, प्रतिभा सेम नहीं है। उसकी योग्यता, रुचि, प्रतिभा, आवश्यकता, जरूरतें, ये चीज़ें सेम नहीं होती है। इसका मतलब बच्चे क्या होते हैं? यूनिक होते हैं। यूनिक का मतलब यही होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई साहब, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 400। कक्षा के विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने हेतु किस युक्ति का अनुप्रयोग आप नहीं करते हैं? मतलब कि कक्षा के विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने हेतु, तो मतलब आप टीचर हो, आप कक्षा में पढ़ा रहे हो और अधिगम के लिए प्रेरित करने हेतु मतलब कि उनको सीखने के लिए जागरूक करना या प्रेरित करना, मोटिवेट करने के लिए आप कौन सी युक्ति का अनुप्रयोग नहीं करते हो? छात्रा में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा स्थापित करना, ये तो करना ही पड़ता है। उन्हें आत्म गौरव की अनुभूति कराना, बिल्कुल करना पड़ता है ताकि वो इंटरनल रूप से मोटिवेट हो सके। उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना, बिल्कुल नहीं। अत्यधिक प्रशंसा कर दोगे तो उनका चित्त भंग हो जाएगा, डोपामिन ज़्यादा स्रावित हो जाएगा, जिसके कारण से वो अधिगम पर कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अत्यधिक प्रशंसा करना बिल्कुल गलत बात हो जाएगी। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 401। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर कर देना, वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक भी कर देना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 401। लंबाई, भार, त्वचा का रंग, पैर, आंखों, बालों का रंग में विविधता तथा विचलन को कहते हैं। तो ये भौतिक अंतर होते हैं, मतलब फिजिकली रूप से जो हमें दिखाई देते हैं उनको भौतिक अंतर कहा जाता है। देखो मानसिक अंतर आपको दिखाई थोड़ी देते हैं, भावनात्मक अंतर आपको दिखाई तोड़ देते हैं, उनको आप महसूस कर सकते हो केवल। तो लंबाई दिखाई देती है, भार भी दिखाई देता है, त्वचा का रंग भी दिखाई देता है, पैर, आंखों, बालों सभी का रंग दिखाई देता है। ये सभी क्या होते हैं? भौतिक अंतर होते हैं। सभी क्या होते हैं? हर एक व्यक्ति में भौतिक अंतर कहा जाता है। ठीक है, अगला बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 402। क्वेश्चन नंबर 402, बालक का प्रारंभिक विकास मुख्यतः किस पर निर्भर है? बच्चे का प्रारंभिक विकास किस पर निर्भर है? ऑप्शन देखो, माता पिता पर, वातावरण पर, विद्यालय का वातावरण, समाज। सबसे पहले तो माता पिता के पास ही रहता है। तो प्रारंभ देखो, प्रारंभिक विकास की बात कर रहा है, सबसे पहला प्रारंभिक विकास कौन सा होता है? माता पिता पर ही निर्भर करता है। माता पिता को ही बच्चे का पहला क्या कहा जाता है? स्कूल कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 403। क्वेश्चन नंबर 403 है, किसी जिज्ञासु छात्र को प्रेरित करने में निम्न में से कौन सा एक कारगर उपाय है? कोई जिज्ञासु छात्र है, मतलब कि उसकी बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछता है, जिज्ञासा है जानने की, तो आपको उसको मोटिवेट करने में निम्न में से कौन सा एक उपाय का इस्तेमाल करोगे? सजा के द्वारा? बिल्कुल नहीं। अगर आप सजा दे दोगे तो फिर उसकी जिज्ञासा खत्म हो जाएगी, वो प्रश्न ही नहीं पूछेगा। प्रशंसा द्वारा? बिल्कुल। अगर कोई बच्चा जिज्ञासु है, प्रश्न पूछ रहा है, उसके बारे में जानने की कोशिश कर रहा है, तो उसकी प्रशंसा करो, उसकी आलोचना मत करो बिल्कुल भी। ठीक है, तो ये बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन आपको आने चाहिए, कई बार एग्जाम में गलत हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर
404, निम्न में से वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के गुण के संबंध में सही कथन क्या है। वस्तुनिष्ठ परीक्षण का मतलब कि जानते हो, ऐसे टेस्ट जिनमें अपन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे अपने एग्जाम में एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं वैसे ही, ठीक है। तो वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के गुण के संबंध में सही कथन अपने को बताना है। तो इनका अंकन शीघ्रता एवं सुगमता से किया जा सकता है, ये तो बिल्कुल सही बात है भाई। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का अंकन जो होता है वो आसान होता है, जैसे सभी क्वेश्चन एक एक नंबर के हो गए तो आसानी से अपन, अगर सही हो गया तो एक नंबर पूरा मिल गया, गलत हो गया तो पूरा कट गया। ये परीक्षकों के व्यक्तिगत प्रभाव से प्रभावित नहीं होते हैं, बिल्कुल सही बात है। कोई सा भी टीचर हो, मतलब कोई भी चेक करे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों में कभी भी दिक्कत नहीं होती। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का फिक्स आंसर होता है, चाहे ए टीचर चेक करे, चाहे बी टीचर चेक करे, चाहे मुंबई का टीचर करे, चाहे दिल्ली का टीचर चेक करे, सभी टीचरों का आंसर एक ही होगा। ठीक है भाई साहब, इस पर टीचरों का प्रभाव नहीं पड़ता है। वस्तुनिष्ठता के कारण ये अधिक विश्वसनीय एवं वैध होते हैं, बिल्कुल सही बात है भाई। ऑब्जेक्टिविटी के कारण से इसकी जो रिलेटिविटी होती है, विश्वसनीयता होती है, वो सबसे ज़्यादा बढ़ जाती है कि एक क्वेश्चन का एक ही आंसर होगा, कोई सा भी टीचर चेक करे वही आंसर होता है। उसकी वैधता ज़्यादा होती है, वैलिडिटी भी ज़्यादा होती है भाई, सीधी सी बात है। वो आंसर बार बार आता है, एक ही क्वेश्चन होता है, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एक ही आंसर होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 405, अंतर्व्यक्तिक बुद्धि से तात्पर्य है। अंतर्व्यक्तिक बुद्धि से, बुद्धि का मतलब क्या होता है? अंतर्व्यक्तिक बुद्धि का मतलब स्वयं की क्षमताओं एवं कमजोरियों की पहचान करना। ठीक है साहब। दूसरों का अभिप्रेरित करने का कौशल, दूसरों को मोटिवेट करने की स्किल, विभिन्न व्यक्तियों को समझने का कौशल। ध्यान रख लेना, अंतर्व्यक्तिक और एक होता है अंतराव्यक्तिक। अंतराव्यक्तिक और एक होती है अंतर्व्यक्तिक। अंतर्व्यक्ति का मतलब होता है कि विभिन्न व्यक्तियों को समझने का कौशल, दूसरों की भावनाओं का, दूसरे की फीलिंग्स को समझने का जो स्किल होती है, उसको अंतर्व्यक्तिक बुद्धि कहा जाता है। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 406, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की दृष्टि से एक अच्छा शिक्षक कौन है? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का मतलब टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस होती है, टीचर पढ़ाता है और अपन सीखते हैं, तो टीचर लर्निंग जो प्रोसेस होती है उसकी दृष्टि से एक अच्छा शिक्षक कौन है? देखो भाई साहब, अच्छा शिक्षक कौन है, चार ऑप्शन देखो। कक्षा में बातचीत रोकने में सफल हो जाना। अगर कोई टीचर भाई कक्षा में बातचीत रोकने में सफल हो जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो अच्छा टीचर है। बातें करने वालों को दंडित करना, ऐसा भी नहीं है। उदासीन है, बिल्कुल उदासीन है तो क्या काम का। जो सोचता है कि बातचीत को सीखने के संसाधन के रूप में उपयोग किया जा सकता है, ऐसा टीचर जो ये सोचता है कि आपकी बातचीत है उसको सीखने का संसाधन बना लो, मतलब कि बच्चे कोई भी बात करे तो उससे सीखे, सीखने का संसाधन बना लो, तो वही टीचर सबसे बढ़िया होता है। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 407, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कई बार पूछा जाता है, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, मतलब आपको याद करना पड़ेगा। परियोजना विधि का प्रतिपादक कौन है? किलपैट्रिक। आपको टीचिंग एग्जाम, मतलब टीचिंग एग्जाम में जो टीचिंग मेथड आती है, शिक्षण विधियां, उसमें हर एक पेपर में पूछा जाता है कि परियोजना विधि जो आपकी प्रोजेक्ट मेथड है वो किसने दी है? वो दी है किलपैट्रिक ने। किसने दी थी? किलपैट्रिक ने। अब आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि सुकरात ने कौन सी विधि दी थी? किसने दी थी? सुकरात ने कौन सी विधि दी थी? और आपको बता दूं कि प्लेटो ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जो अपनी मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान मानते थे। शुरू शुरू में मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना जाता था, उस टाइम पे प्लेटो भी ऐसा ही मानते थे। ठीक है, प्लेटो और अरस्तु इन दोनों आत्मा का विज्ञान मानते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 408, कक्षा कक्ष का वातावरण होना चाहिए। बताओ भाई, कक्षा कक्ष का वातावरण शांत होना चाहिए, शोरगुल से भरा होना चाहिए, अनुशासन से पूर्ण होना चाहिए, मित्रतापूर्ण होना चाहिए। देखो, शांत होने से भी ऐसा नहीं है बच्चों को नींद आ जाए, शोरगुल से भरा नहीं होना चाहिए कि बच्चों का कंसंट्रेशन नहीं हो पाए, अनुशासन से पूर्ण इतना भी नहीं, स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए कि बच्चे मतलब कि ये मान लो कि दब करके रहे। मित्रतापूर्ण व्यवहार होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? मित्रतापूर्ण वातावरण होना चाहिए, मतलब बच्चे सीखते रहे टीचर को एक दोस्त की तरह, लेकिन मर्यादा में, ध्यान रख लेना। ठीक है, तो मित्रतापूर्ण कक्षा कक्ष का वातावरण होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 409, लॉरेंस बिश्नोई का क्वेश्चन आ गया साहब। क्वेश्चन नंबर 409 है, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है? देखो, लॉरेंस कोहलबर्ग आप सभी जानते हो, कोहलबर्ग ने कौन सा सिद्धांत दिया था? इन्होंने दिया था कौन सा सिद्धांत? बताओ। नैतिक विकास का सिद्धांत। कौन सा दिया था? नैतिक विकास का सिद्धांत कोहलबर्ग ने दिया था। कोहलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति, नैतिकता की अनुपस्थिति, नैतिकता का मतलब होता है कि बड़ों का आदर करना या नहीं करना, सही गलत की पहचान होना, नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित किया है। मतलब ऐसी कौन सी स्तर है? कौन सा स्तर है? स्तर 3 है या स्तर 2 है, स्तर 4 है? देखो, 4 अवस्थाएं बताई थी, उसमें ध्यान रख लेना। जो अपने प्रथम स्तर होता है, इसमें प्रथम स्तर कहाँ दे रखा है? सी ऑप्शन में दे रखा है। तो प्रथम स्तर का उद्देश्य एक ही होता है कि बच्चे में नैतिक जो विकास होता है उसकी बात की गई है। किसकी? नैतिक भावनाओं क्या
अनुपस्थिति की बात की गई है। ठीक है, तो इस तरह याद रखना है, 4 अवस्थाएं बताई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 410। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दीजिए, पिछली वीडियो नहीं देखी हो तो जरूर देख लेना। 18 क्लासें मैंने 19 क्लासें अपनी कंप्लीट हो चुकी है, प्लेलिस्ट बन रखी है मनोविज्ञान के नाम से, उनको देख लेना, आपको कंटेस्ट याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 410। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा। देखो आप सबको पता है कि जीन पियाजे की सारे क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं। सबसे पहला जीन पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया था, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। इसके अलावा ये सबसे ज्यादा विकास में किसको महत्वपूर्ण मानते हैं, आनुवांशिकता को, किसको, वंशानुक्रम, यानी कि अपने एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो आनुवांशिक लक्षण जाते हैं उनको सबसे ज्यादा विकास में महत्वपूर्ण मानते हैं। इसके अलावा जीन पियाजे ने बहुत सारे शब्द दिए थे, जैसे स्कीम शब्द या स्कीमा शब्द इन्होंने दिया था। इसके अलावा अनुकूलनी जिसको बोला जाता है, अडेप्टेशन, वो भी इन्होंने दिया था। इसके अलावा अकोमोडेटेशन इन्होंने भी दिया था, असिमिलेशन भी इन्होंने दिया था। ये सारे जीन पियाजे के द्वारा दिए गए संप्रत्यय हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। इसके अलावा क्वेश्चन पूछ रहा है कि पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा, तो सीधी सी बात है, सामाजिक अनुभव नहीं करेगा। देखो सामाजिक अनुभव की बात कौन करता है, सामाजिक अनुभव की बात करता है वाइगोस्की। ठीक है, वाइगोस्की और जीन पियाजे एक दूसरे के कट्टर दुश्मन है, ऐसे मान लो, वर्सेस चलता है इनके बीच में। ठीक है, एक तरफ जीन पियाजे कहते हैं कि बच्चे के विकास पर माता पिता के जो आनुवंशिक लक्षण होते हैं उनका प्रभाव पड़ता है, एक तरफ वाइगोस्की कहते हैं कि बच्चे के विकास पर सामाजिक अनुभव पड़ता है, मतलब वातावरण का ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो ये एक दूसरे के खिलाफ चलते हैं। ठीक है, तो सीधी सी बात है, पियाजे के सिद्धांत में कौन प्रभावित नहीं करेगा, सामाजिक अनुभव बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 411। डोल्टन शिक्षण विधि का विकास किसने किया था। हर बार एग्जाम में पूछा जाता है और काफी अच्छा क्वेश्चन है कि डोल्टन की जो एक मेथड है, टीचिंग मेथड है, डोल्टन विधि। कौन सी विधि है, डोल्टन विधि। ये किसने दी थी, ये ध्यान रखना, पार्कहस्ट ने दी थी। किसने दी थी, पार्कहस्ट ने दी थी। किसने दी थी, मिस हेलन पार्कहस्ट ने कौन सी विधि दी थी, डोल्टन विधि दी थी। ठीक है, आप सबने सुना होगा किंडरगार्टन विधि। किंडरगार्टन विधि को किसने दी थी, फ्रोबेल ने दी थी। किलपैट्रिक ने कौन सी विधि दी थी, अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, किलपैट्रिक ने कौन सी दी थी, परियोजना विधि दी थी। कौन सी दी थी, परियोजना विधि दी थी। काफी अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे आप गलत इसलिए करोगे क्योंकि डोल्टन विधि किसने दी, डोल्टन ने। ये कर दोगे आप सीधा गलत, माइनस। वैसे आपके माइनस नहीं है एग्जाम में, तो कोई बात नहीं। डोल्टन जो विधि है वो किसने दी थी, ये मिस हेलन पार्कहस्ट ने दी थी। किलपैट्रिक ने परियोजना विधि दी थी और फ्रोबेल ने किंडरगार्टन विधि दी थी। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 412। क्वेश्चन नंबर 412 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका लक्षण है। देखो 3-4 शब्द होते हैं, कौन कौन से। अगर आपको पढ़ने में दिक्कत आ रही है, अगर आपको पढ़ने में दिक्कत आ रही हो तो आप डिसलेक्सिया हो। कौन से हो, डिसलेक्सिया हो। ठीक है साहब, अगर आपको लिखने में दिक्कत आ रही है तो आप कौन से हो भाई साहब, डिस्ग्राफिया। कौन से हो, डिस्ग्राफिया। अगर आपको गणना करने में दिक्कत आ रही है तो आप हो जाओगे डिस्कैलकुलिया। कौन सा हो जाएगी, डिस्कैलकुलिया। तो यहां पे लिखने में दिक्कत आ रही है, लिखावट में दिक्कत आ रही है, तो वो हो जाएगा डिस्ग्राफिया। कौन सा हो जाएगा, डिस्ग्राफिया। ठीक है, और अगर आपको बोलने में दिक्कत आ रही है, प्रेक्स यानी एक्सप्रेस करने में दिक्कत आ रही है, तो डिस्प्रेक्सिया। ठीक है, इसके अलावा एक देर का डिस्कैलकुलिया, यानी कि अगर आपको कैलकुलेशन में दिक्कत आ रही है तो डिस्कैलकुलिया। अगर आपको पढ़ने में दिक्कत आ रही है तो आपको डिसलेक्सिया। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन जब कोई अगर स्पेशल एजुकेशन का टीचर हो, मतलब बच्चा हो जिसने स्पेशल बीएड कर रखी हो, स्पेशल बीएसटीसी कर रखी हो, तो वो तो भली भांति जानता होगा डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैलकुलिया, डिस्प्रेक्सिया, ये बहुत सारे डिस होते हैं, इन सबको याद रखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 413। वाइगोस्की तथा पियाजे के परिप्रेक्ष्यों में एक प्रमुख विभिन्नता है। देखो हम अभी जस्ट मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया होगा, जिसलिए बोलता हूं क्लास को ध्यान से सुना करो। मैं कई सारी चीजें बोल देता हूं जो एग्जाम में कई बार पूछी हुई है। ठीक है, तो वाइगोस्की का सिद्धांत है और एक पियाजे का सिद्धांत है, दोनों में एक प्रमुख विभिन्नता है। एक चीज ऐसी है, एक ऐसी मुख्य अंतर है दोनों के बीच में, वो कौन सा है, व्यवहारवादी सिद्धांतों की उनकी आलोचना करना। ऐसा तो नहीं है भाई व्यवहारवादियों की आलोचना करते ही है। बच्चों को एक पालन पोषण का परिवेश उपलब्ध कराने की भूमिका बताते हैं, बिल्कुल नहीं, ऐसा भी नहीं। भाषा एवं चिंतन के बारे में इनके दृष्टिकोण, ध्यान रख लेना, भाषा और चिंतन के बारे में इनका दृष्टिकोण बिल्कुल विपरीत है, बिल्कुल विपरीत है इनका। ज्ञान के सक्रिय निर्माताओं के रूप में बच्चों की संकल्पना, ऐसी बात नहीं है। तो सबसे ज्यादा वाइगोस्की और पियाजे के बीच में एक प्रमुख विभिन्नता, एक बहुत ज्यादा बड़ा अंतर कौन सा है, भाषा एवं चिंतन के बारे में दृष्टिकोण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 414। शिक्षार्थी व्यक्तिगत विभिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को, मतलब क्या होता है हम सभी जानते हैं, प्रत्येक बच्चे में इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं, व्यक्तिगत भिन्नता होती है,
तो टीचर को क्या करना चाहिए, अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए, बिल्कुल नहीं, बच्चे अलग अलग है तो एक समान गति से आप नहीं पढ़ा सकते। कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए, बिल्कुल ऐसा नहीं है, कठोर अनुशासन तो कभी बच्चे पढ़ ही नहीं सकते। परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए, ऐसा भी नहीं है, परीक्षाओं की संख्या बढ़ा दोगे उससे हल निकल जाएगा। सीखने की विविध अनुभवों को उपलब्ध करवाना चाहिए, ध्यान रख लेना, सीखने के अलग अलग तरीके, अलग अलग एक्सपीरियंसेस उनको देना चाहिए, जिससे कि क्या पता कौन सा बच्चा कौन से तरीके से सीख पाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 415। क्वेश्चन नंबर 415 क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर 415, एक महिला ने भोजन प्राप्त करने के लिए अपने बच्चे को बेच दिया। लो साहब, एक महिला ने क्या किया? भोजन प्राप्त करने के लिए अपने बच्चे को ही बेच दिया। इस खबर को किस सिद्धांत के आधार पर समझा जा सकता है? भाई साहब देखो, पदानुक्रमिक आवश्यकता का सिद्धांत किसने दिया था? अब्राहम मेस्लो ने दिया था। क्षेत्र सिद्धांत किसने दिया था? कर्ट लेविन ने दिया था। थोंडाइक का सिद्धांत अपन सभी जानते हैं। और अगला कौन सा है? एक और ऑप्शन दे रखा है, एक ऑप्शन है कोई नहीं। तो ध्यान रख लेना, एक महिला ने क्या किया? भोजन प्राप्त करने के लिए अपने बच्चे को बेच दिया, मतलब अपनी आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए अपने बच्चे को बेच दिया। और जिसमें अपन आवश्यकताओं की पूर्ति की बात करते हैं वो किस में आता है? पदानुक्रमिक आवश्यकता सिद्धांत, जो कि अब्राहम मैस्लो के द्वारा दिया गया था, जिसमें 5 आवश्यकताएं बताई गई थी कि सबसे पहले व्यक्ति क्या करता है? अपनी शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। भाई अपना शरीर अच्छा खासा हो जाना चाहिए, ठीक है, शारीरिक आवश्यकताएं जैसे कि उसको भोजन की जरूरत है वो मिल जाए, नींद प्यास सब मिल जाए। इसके अलावा दूसरी आवश्यकता है कि उसको सुरक्षा की आवश्यकता, तीसरी है प्रेम और स्नेह की आवश्यकता, चौथी है सम्मान की आवश्यकता और पांचवी है आत्म सिद्धि की आवश्यकता। तो महिला ने क्या किया? भोजन प्राप्त करने के लिए अपने बच्चे को बेच दिया, तो ये पदानुक्रमिक आवश्यकता का सिद्धांत कहलाता है। ठीक है, यहां पर अपने टोटल लगभग शायद 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। बाकी मिलते हैं कल सुबह 7 बजे अपनी 21वीं क्लास के साथ में। पिछली 20-19 क्लासें आपने नहीं देखी हो तो जरूर देख लेना। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना, ताकि आपके पास डेली सुबह 7 बजे नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कल सुबह 7 बजे मिलते हैं। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।